गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं नाभिकीय रसायन, और नाभिकीय रसायन में आज हम पढ़ेंगे कृत्रिम तत्वांतरण, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता और नाभिकीय समीकरणों को संतुलित करना। तत्वों का कृत्रिम तत्वांतरण या विघटन। तत्वों का कृत्रिम विघटन या इसे ही कहा जाता है तत्वांतरण। कृत्रिम रूप से तत्वों का विघटन करना या कृत्रिम तत्वांतरण। कृत्रिम साधन के द्वारा जब एक तत्व से दूसरे तत्व का निर्माण किया जाता है, एक तत्व से दूसरे तत्व को बनाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं कृत्रिम विघटन या कृत्रिम तत्वांतरण, है ना। किसी भी एक तत्व को ले लीजिए और उसके ऊपर यदि अल्फा कण की बौछार, न्यूट्रॉन की बौछार या तीव्रगामी किसी किरण की बौछार की जाती है, तो वह किसी दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाता है। इस नए बनने वाले तत्वों की बनने की क्रिया क्या कहलाती है? कृत्रिम तत्वांतरण कहलाती है ना। तो इसके बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड ने देखा था। उन्होंने नाइट्रोजन पर अल्फा किरणों की बौछार की थी। नाइट्रोजन परमाणु भार होता है 14 और परमाणु क्रमांक होता है 7। जब नाभिक पर अल्फा कण की बौछार की जाती है, अल्फा कण एक हीलियम नाभिक के भार के बराबर होता है, इसका भार 4 और क्रमांक 2 है ना। तो जब नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा कण की बौछार की, तो उन्होंने देखा कि एक नए तत्व का निर्माण हो रहा है। ये अल्फा कण की बौछार करने से नए तत्व का निर्माण हो रहा है। और ये नया तत्व कौन सा है? ये नया तत्व है नया बनने वाला तत्व होगा ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु भार 17, परमाणु क्रमांक 8। और एक प्रोटॉन निकलेगा। ठीक है, क्या हुआ? नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा कण की बौछार की, तो हमको क्या चीज प्राप्त हुआ? ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। जनरली जो सामान्य ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो कैसा होता है? उसका परमाणु भार होता है 16 और परमाणु क्रमांक होता है 8। लेकिन ये जो प्राप्त हो रहा है, इसमें परमाणु भार हो गया 17 और परमाणु क्रमांक तो 8 होगा ही, है ना। इसीलिए तो ऑक्सीजन है। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक नहीं बदलेगा, परमाणु भार बदलते जाएंगे। इनको क्या कहा जाता है? समस्थानिक। तो अब इसको देखिए, इसमें 14 परमाणु भार, ये 14 और ये 4, 18 परमाणु भार है। और जब यहाँ पे आता है तो ये देखिए 17 और 1 ये 18 परमाणु भार हो गया। परमाणु क्रमांक 7 और 2 9 है, यहाँ पे 8 और 1 9 है ना। तो इस तरीके से किसी भी तत्व को अगर अल्फा कण की बौछार की जाए तो वह किसी दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाता है। एक उदाहरण और अपन ले लेते हैं। उदाहरण लेते हैं बेरिलियम का। इस पे भी अल्फा कण की बौछार की। अल्फा कण यानी हीलियम नाभिक 4 और 2। क्या हुआ? बनने वाला जो तत्व होगा कार्बन 4 2 6 9 10 13 से 12 ये बनेगा, और साथ में बनेगा 1 0। बेरिलियम लिया, बेरिलियम का परमाणु भार होता है 9 और परमाणु क्रमांक होता है 4। जब हम ये बेरिलियम के अल्फा
कण से बौछार की जाती है, अल्फा कण से क्रिया कराते हैं, तो हम क्या देखते हैं? कार्बन बनता है। परमाणु क्रमांक कार्बन का 6 ही होगा, है ना। ये 4 और ये 2 ये मिलकर के हो गया 6 परमाणु क्रमांक, और यहाँ पे 9 और ये 4 13 में से 12 तो ये हो गए, एक बच गया। एक कहाँ पे आया? ये न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई भी आवेश है नहीं है, है ना, तो इसलिए ये हो गया N0 और इसका भार 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो इस तरीके से क्या पता चला हमें? बेरिलियम के पे जब हीलियम नाभिक की क्रिया करा रही है, अल्फा कण की क्रिया करा रहे हैं, तो हमको कार्बन प्राप्त हो रहा है। तो एक तत्व से किसी दूसरे तत्व का निर्माण करना कैसे? कृत्रिम रूप से, कृत्रिम साधन के द्वारा। इन्होंने रदरफोर्ड ने क्या किया था? प्राकृतिक रूप से ना होकर के कृत्रिम उस पर अल्फा कण की बौछार की थी। तो जब अब अल्फा कण की बौछार की तो ये देखा कि नाइट्रोजन ने क्रिया करके बनाया, या ऐसे ही बेरिलियम से भी क्रिया हुई, बन गया ये, है ना। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। बोरान, परमाणु क्रमांक 5 और परमाणु भार होता है इसका 10। इस पे भी जब अल्फा कण की बौछार कराएंगे क्या होगा बताइए? अल्फा कण की बौछार करा रहे हैं, क्या होता है बताइए जल्दी से? उस समय कार्बन प्राप्त हो रहा है C13 और 6 धन H 10 और 14 1 5 2 7 6 और 1 7 1। बेरिलियम पे ही अल्फा कण की बौछार से भी हमको कार्बन प्राप्त हो रहा है। बोरान पे भी अल्फा कण की बौछार से हमें कार्बन प्राप्त हो रहा है, लेकिन दोनों के परमाणु भार में परिवर्तन है। ये प्रकृति में पाए जाने वाला कार्बन है जिसका परमाणु भार होता है 12, और ये क्या हो गया? समस्थानिक हो गया, इसका परमाणु भार 13 यानी इसका समस्थानिक बन गया। यहाँ पे न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से कृत्रिम रूप से अल्फा कणों की बौछार करा करके नए तत्व का निर्माण किया गया। इसमें बहुत सारे तत्व ऐसे थे जो समस्थानिक थे, किसी भी दूसरे तत्व के समस्थानिक थे। एक एग्जांपल और ले रही हूं, लिथियम। लिथियम परमाणु भार 7, परमाणु क्रमांक 3, इस पे भी अल्फा कण की बौछार किया है। अभी आप एक चीज मार्क कीजिए, अभी हम सब पे अल्फा किरणों की ही बौछार करा रहे हैं ना, अल्फा कण से ही अटैक करा रहे हैं। तो जब अल्फा कण से क्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है? तब हमको प्राप्त होता है बोरान 5, और इसका परमाणु भार हो जाता है 11। साथ में गामा विकिरण होता है। तो यहाँ पे आपको कई चीज देखने मिलेगी। यहाँ पे प्रोटॉन मिला, ये न्यूट्रॉन मिला, और ये यहाँ फिर प्रोटॉन है, और ये गामा किरण। आ रहा समझ में? तो जब किसी तत्व के ऊपर अल्फा किरणों की बौछार कराई जाती है तो बौछार करने से तत्व बन रहा है, इसके साथ जो पदार्थ बन रहा है, जो किसी तत्व के अलावा चीज बन रही है, वो यहाँ पे प्रोटॉन हो गया, यहाँ न्यूट्रॉन निकल गया, यहाँ गामा किरण निकल रही है। क्या प्राप्त हो रहा है? गामा किरणें प्राप्त हो रही है। तो ये हो गया अल्फा कणों के द्वारा क्रिया कराना या अल्फा कणों की बौछार कराना, है ना। तो अल्फा कणों की बौछार से हमें ये इस तरीके से तत्व प्राप्त हो रहे हैं। इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे प्रोटॉन के द्वारा तत्वांतरण। ये किसका तत्वांतरण है? कृत्रिम तत्वांतरण हो रहा है, कृत्रिम रूप से नए तत्व का निर्माण हो रहा है। किसके द्वारा? अल्फा कणों के द्वारा। सब में हमने अल्फा कण से क्रिया कराई है ना, अल्फा कण के द्वारा बनने वाले ये पदार्थ थे। अब किससे कराना है हमको? प्रोटॉन के द्वारा।
प्रोटॉन का तत्वांतरण किसको कहा जाता है? जब प्रोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, मतलब उसके पास प्लस धन आवेश होगा, प्लस एक आवेश होता है, और इससे अगर तत्वांतरण कराया जा रहा है, इससे अगर नए तत्व का निर्माण कराया जा रहा है, तो नए तत्व का निर्माण कराने के लिए हमें अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है, अलग से उसको ऊर्जा देना पड़ता है ना? अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किससे क्रिया हो रही है? प्रोटॉन के द्वारा तत्वांतरण किया जा रहा है। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिया लिथियम परमाणु क्रमांक 3 परमाणु भार 7, और इससे किसकी क्रिया करा रहे हैं हम? किससे तत्वांतरण करा रहे हैं? प्रोटॉन के द्वारा। तो ये हो गया। जब प्रोटॉन के द्वारा तत्वांतरण कराया जाता है तो हम क्या देखते हैं कि जो तत्व बनता है लिथियम बनता है, इससे 6 और साथ में बनेगा ड्यूटेरियम। लिथियम ही था, लिथियम पे ही क्या किया गया? प्रोटॉन की बौछार की गई। जब प्रोटॉन से इसने लिथियम ने क्रिया किया तो क्या हो रहा है? इसका एक परमाणु भार कम हो जा रहा है। जब परमाणु भार कम हो जाता है तो कहाँ जाएगा? ये बना लेता है हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम, है ना? परमाणु क्रमांक 3 और एक 4 ही था, यहाँ पे 3 और एक 4। तो इस तरीके से यदि प्रोटॉन के द्वारा कृत्रिम तत्वांतरण कराया जाता है तो इस क्रिया में हमें ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ऊर्जा जब ये प्रोटॉन से जब बौछार की जाएगी, प्रोटॉन से क्रिया हुआ, लिथियम में से एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन हट गया और इसने इसके साथ मिलके ड्यूटेरियम बना लिया, है ना? फिर इसके पश्चात एक एग्जांपल और ले लें अपन, अगला पढ़ लें। हाँ, इसके बाद फिर न्यूट्रॉन के द्वारा तत्वांतरण। तो अल्फा कण के बाद प्रोटॉन और अब न्यूट्रॉन। चूंकि न्यूट्रॉन आवेशहीन है, उदासीन है ना? तो प्रोटॉन, अपने को पता है प्रोटॉन के अंदर क्या उपस्थित है? धन आवेश। धन आवेश प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करता। अभी मैंने जैसे बताया प्रोटॉन के द्वारा कृत्रिम तत्वांतरण कराना है तो हमें अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। अधिक ऊर्जा की जरूरत क्यों पड़ी? अधिक ऊर्जा की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि नाभिक के अंदर भी प्रोटॉन है, वो धन आवेशित कण है। प्रोटॉन से बम्बार्डमेंट कराया जाएगा, ये भी धन आवेशित कण है। तो धन आवेश में, समान आवेश में प्रतिकर्षण, है ना? तो इसलिए इसको अभिक्रिया कराने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब पढ़ना है हमको न्यूट्रॉन के द्वारा। न्यूट्रॉन द्वारा कृत्रिम तत्वांतरण। न्यूट्रॉन जानते हैं आवेशहीन है, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता, लेकिन भार है ना? इसमें भार होता है और इस प्रकार के तत्वांतरण में सबसे स्थायी तत्वांतरण होता है। मतलब सबसे स्थायी प्रकार के तत्वों का निर्माण न्यूट्रॉन के तत्वांतरण के द्वारा, न्यूट्रॉन की बौछार के द्वारा किया जा सकता है। कारण क्या हुआ? इसका एक और कारण हो सकता है उदासीन होने के कारण किसी भी प्रकार का प्रतिकर्षण, रिपल्शन या प्रतिकर्षण की क्रिया नहीं हो रही है। प्रोटॉन अंदर है, अब अगर हमने प्रोटॉन से बौछार किए तो रिपल्शन कर रहा था, अब प्रतिकर्षित कर रहा था, लेकिन ये तो आवेशहीन है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण की कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्या होगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं। बोरान, परमाणु भार 10, परमाणु क्रमांक 5। किसकी बौछार की जानी है इसमें? न्यूट्रॉन की। भार 1, आवेश कुछ नहीं होता, अर्थात क्रमांक इसका 0 हो गया। ऐसे लिखेंगे अपन।
हाँ, तो जब हम इसके न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है तत्व लिथियम 3 और 7 धन। क्या प्राप्त होगा और साथ में इसके साथ प्राप्त होता है 10 और 11 7 8 9 10 11 हीलियम 4 और 2। बोरान का परमाणु भार 10 है, न्यूट्रॉन का 1 हो गया 11, 7 हमको यहां मिल चुका है, कितना बच गया 4 बचा, तो ये हीलियम का नाभिक बनाता है ना। दूसरा बोरान 5 और 1 0 5 ही है, तो ये हो गया 3 यहाँ पे आ गया, बच गया ये 2 5 हो गया। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन के द्वारा कृत्रिम तत्वांतरण कराया जा सकता है। एक एग्जांपल और अपन ले लेते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे अभी अल्फा कणों की बौछार वाला पढ़ा था, अब न्यूट्रॉन की बौछार पढ़ लेते हैं नाइट्रोजन पे। 14 परमाणु भार और परमाणु क्रमांक 7 1 और 0। क्या बनेगा? जरा क्या बनना चाहिए? कार्बन 6 15 7 कैसे नहीं, ये 1 C14 बनेगा। क्या प्राप्त हो रहा है? 14 और 1 15 है ना, और ये है 7, तो 14 ये हो गया और ये 1 हो गया, और यहाँ पे ये 7 है तो इसमें से 6 इसमें और 1 इसमें। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इस नाइट्रोजन, जब न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है नाइट्रोजन के ऊपर, तो जो तत्व प्राप्त हो रहा है वह कार्बन का समस्थानिक है। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, C12 C14 है ना, प्रकृति में जो बहुतायत में मिलते हैं। तो इस तरीके से क्या देखते हैं, कृत्रिम तत्वांतरण के द्वारा हम नए तत्वों का निर्माण कर सकते हैं। एक तत्व है हमारे पास, नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर हम अल्फा कणों की बौछार कर सकते हैं, इस नाइट्रोजन के ऊपर हम न्यूट्रॉन की बौछार कर सकते हैं, प्रोटॉन की बौछार कर सकते हैं, और जब इसके ऊपर किसी कण की बौछार की जाती है तो हमको नया तत्व प्राप्त हो जाता है। ये कहलाता है तत्वों का कृत्रिम तत्वांतरण। आ गया समझ में? हाँ। अब इसके बाद कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। कृत्रिम रेडियो एक्टिवता, कृत्रिम रूप से रेडियो एक्टिवता निर्मित करना, रेडियो एक्टिव तत्वों का निर्माण करना। तो पहले तो ये बताइए कि रेडियो एक्टिवता किसे कहा जाता है? रेडियो एक्टिवता क्या है? किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ, मतलब मैडम क्यूरी ने ये देखा था कि अगर रेडियम है, रेडियम पदार्थ की खोज की थी उन्होंने, और ये बताया कि रेडियम नामक पदार्थ से कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती रहती हैं, और ये किरणें अल्फा बीटा गामा कहलाती हैं। तो जब किसी पदार्थ में से रेडियो एक्टिव विघटन होता, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, तो इस पदार्थ को रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है, और इस गुण को रेडियो एक्टिवता कहा जाता है। ठीक,
कृत्रिम रेडियो एक्टिवता, मनुष्य के द्वारा ऐसे तत्वों का निर्माण किया गया जिसके द्वारा रेडियो एक्टिव तत्व का निर्माण हुआ। मतलब मनुष्य ने कुछ ऐसे तत्वों का निर्माण किया जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणें, अल्फा बीटा गामा विकिरण प्राप्त हो रहा था, और ये गुण रेडियो एक्टिवता कहला रहा है। चूंकि ये कृत्रिम रूप से मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसे कृत्रिम रेडियो एक्टिवता कहा जा रहा है ना। तो जो स्थायी तत्व के नाभिक होते हैं, स्थायी तत्व और रेडियो एक्टिव तत्व, जिससे अल्फा बीटा गामा किरणें नहीं निकलती है ना, तो जब जैसे कार्बन से अल्फा बीटा गामा किरण निकल रही है क्या? नहीं निकलती। किससे निकलती है? केवल रेडियो एक्टिव तत्वों के द्वारा। तो स्थायी तत्व के नाभिक को उच्च ऊर्जा के द्वारा युक्त कणों के द्वारा बम्बार्डमेंट कराया जाता है, तो अस्थायी रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होते हैं। इसे ही कहा जाता है कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। ठीक है, तो किसे कहा कृत्रिम रेडियो एक्टिवता? कृत्रिम रूप से प्राप्त, क्या चीज प्राप्त? रेडियो एक्टिव तत्व। तो कृत्रिम रेडियो एक्टिवता अर्थात मनुष्य के द्वारा नए तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व का निर्माण किया जाना कृत्रिम रेडियो एक्टिवता कहलाता है। कृत्रिम रेडियो एक्टिवता है ना, जैसा भी अब मैंने बताया, कृत्रिम यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया। रेडियो एक्टिव तत्व का निर्माण कृत्रिम रूप से करना कृत्रिम रेडियो एक्टिवता कहला रहा है। कोई भी स्थायी तत्व के नाभिक को किसी स्थायी तत्व के नाभिक को उच्च ऊर्जा देकर या उच्च ऊर्जा कैसे देंगे? बम्बार्डमेंट द्वारा, बमबारी करके। किसकी बमबारी की जा रही है? जिसके पास ऊर्जा होगी ऐसे कणों की, वो प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा कण हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है ना। तो बमबारी करके देखकर रेडियो एक्टिव तत्व का निर्माण करना, क्या कहलाता है? कृत्रिम रेडियो एक्टिवता कहलाता है। ठीक है, किसी भी स्थायी यानी जिसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें नहीं निकल रही हैं, सामान्य तत्व जो है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है ना, एल्यूमिनियम, इन तत्वों के स्थायी नाभिक को उच्च ऊर्जा वाले कणों से बम्बार्डमेंट किया जाता है। तो जब बम्बार्डमेंट किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है। रेडियो एक्टिव तत्व का बनना ही कृत्रिम रेडियो, इस घटना को कृत्रिम रेडियो एक्टिवता कहा जाएगा, और जो बनने वाला पदार्थ होगा उसको कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेंगे। उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए बोरान, मिटा के लिखो।
बोरान परमाणु क्रमांक 5, परमाणु भार 10 होता है। इस पे अल्फा कण की बौछार की। क्या होगा अल्फा कण की बौछार करेंगे तो पदार्थ बनेगा, वो पदार्थ होगा नाइट्रोजन, मतलब परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार इसका हो जाता है 13। साथ में क्या बनेगा, एक न्यूट्रॉन। तो कृत्रिम रूप से रेडियो एक्टिव तत्व का निर्माण किया जाना, जैसे लिया बोरान परमाणु भार 10, अल्फा कण परमाणु भार 4, जब क्रिया कराई तो ये 5 और 2 7 परमाणु क्रमांक हो गया। और ये 14 में से नाइट्रोजन के पास कितने आ गए, 13। अब एक बच गया, एक कहां पे आया, न्यूट्रॉन के रूप में। 5 और 2 7 क्रमांक था, 7 क्रमांक यहाँ आ गए। और अपने को पता है न्यूट्रॉन के पास ना प्रोटॉन होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उदासीन है, वो कोई भी प्रकार का आवेश नहीं है। तो इस तरीके से ये जो तत्व है ये कैसा प्राप्त हुआ, रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त हुआ। अब ये रेडियो एक्टिव तत्व प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या गामा विकिरण के द्वारा भी रेडियो एक्टिव तत्वों के समस्थानिक प्राप्त हो सकते हैं। तो उसका उदाहरण ले लेते हैं अपन। दूसरा कार्बन लिया, ठीक है। कार्बन पे किसकी क्रिया करा रहे हैं, प्रोटॉन की। धनावेश भी होता है एक और भार भी एक होता है ना। तो जब हम प्रोटॉन की क्रिया करा रहे हैं, किसके ऊपर क्रिया कराई, कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर जब प्रोटॉन की क्रिया कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है नाइट्रोजन। 7 हो गया और ये 13 हो गया। और साथ में प्राप्त होता है कार्बन के ऊपर जब क्रिया कराई इसकी नाइट्रोजन प्राप्त हुआ। और ये फिर प्रोटॉन की क्रिया होगी इस पे, और उसके बाद ये परिवर्तित हो जाता है C13 और परमाणु क्रमांक तो 6 ही होगा, प्लस ये बनेगा, ये 0 और ये 1। क्या बन गया, ये बीटा कण। तो बीटा कण निकल रहा है, अर्थात क्या हो गया, ये पदार्थ रेडियो एक्टिव तत्व में परिवर्तित हो गया। फिर से एक बार बता रहे हैं, कार्बन ही लिया था, कार्बन के ऊपर प्रोटॉन की बौछार की। जब प्रोटॉन की बौछार की तत्व बना नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7 यानी नाइट्रोजन ही है। और लेकिन इसका परमाणु भार हो गया 13, अर्थात यह नाइट्रोजन का समस्थानिक बन गया। जब नाइट्रोजन का समस्थानिक बन गया, यह फिर से विघटित होगा और क्या बनाएगा, कार्बन C13 बना रहा है और एक बीटा कण। कौन सी किरण निकली इसमें से, कौन सा कण निकला, बीटा। तो इस तरीके से रेडियो एक्टिव तत्व कृत्रिम रूप से बनाया गया। आवर्त सारणी में यूरेनियम के बाद जितने भी 110 तक के, जो 109 तक जो तत्व है ना, आवर्त सारणी में यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कल बता चुकी हूं 92। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92। इस यूरेनियम के बाद के जितने भी तत्व हैं, ये सारे तत्व कृत्रिम रूप से मनुष्य के द्वारा बनाए गए रेडियो एक्टिव तत्व हैं। तो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इन्हें कहा जाता है परा यूरेनियम तत्व। परा यूरेनियम तत्व अर्थात यूरेनियम के बाद के तत्व, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, परा यूरेनियम तत्व या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहा जाता है। तो यूरेनियम के बाद के हैं, परमाणु क्रमांक 93 से चालू होता है, 93 से लेकर के कहां तक, 109 तत्वों तक। परमाणु क्रमांक
93 से लेकर के 109 तक जो तत्व हैं आवर्त सारणी में, ये 7वें आवर्त के सदस्य हैं और ये 7वें आवर्त के सदस्य इन सभी को मनुष्य के द्वारा निर्मित कराया गया है। और इसका IUPAC नाम भी इसी प्रकार से रहेगा, जैसे अन और फिर उसके बाद फिर अन, फिर उसके बाद अगर 0 है तो नील हो गया, है ना। इस तरीके से ये जो 109 तत्व है ना, इनके नामकरण भी किए गए हैं। तो ये बन गया परायूरेनियम तत्व, क्योंकि ये यूरेनियम के बाद के तत्व है, तो इनको कहा जाता है परायूरेनियम तत्व। तो होता कैसे है, इस क्रिया को भी बता दें। यूरेनियम लेते हैं, किसकी बौछार करना है, यूरेनियम 23892 लिया और इसके ऊपर हमने न्यूट्रॉन की बौछार की, न्यूट्रॉन की बौछार की, इसीलिए परमाणु भार तो 1 होता है, क्रमांक 0, ये हो गया 0, है ना। जब यूरेनियम पर हम इसकी बौछार करते हैं तो कौन सा पदार्थ बनेगा, यूरेनियम ही बनेगा। क्यों यूरेनियम बनेगा, क्योंकि यहां तो परमाणु क्रमांक बढ़ ही नहीं सकता, 92 ही रहेगा ना, तो 92 परमाणु क्रमांक वाला तत्व यूरेनियम ही होगा, 92। लेकिन परमाणु भार अब कितना हो गया इसका, 239, ये तत्व प्राप्त हो गया। इस तत्व के ऊपर फिर से न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है। बमबारी अभी बताया था ना कि किसी अधिक ऊर्जा वाले कण की बम्बार्डमेंट की जाती है, बमबारी की जाती है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई। अब फिर से न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट जब इस पे करते हैं, क्या होता है, एक तत्व बनता है जो कहलाएगा नेपच्यूनियम 93 और 238 प्लस बनेगा बीटा कण। ये तो है ना, कुछ चीज छूटी है इसमें, क्या छूट गया, क्या चीज छूट रहा है। अभी हमने यहाँ पे 92 बताया, यहाँ से बना ये 92 ही है। अभी यहाँ पे परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि हो गई है ना, 2 की वृद्धि हो रही है। तो ये वृद्धि कहाँ से आ रही है, कौन सा कण बन रहा है, साथ में बीटा कण का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो बन जा रहा है नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम जब बनता है, यह नेपच्यूनियम आगे चल के फिर विघटित होता है और विघटित होकर के किस चीज को निर्माण करता है, प्लूटोनियम का निर्माण कर लेता है। तो बीटा कण ये कहां से बढ़ा, ये बीटा कण के द्वारा आया। कहां से आ गया, एक परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं, परमाणु क्रमांक 1 बढ़ा। कहां से बढ़ा, वो बीटा कण के द्वारा बढ़ा। तो कल आपको बता चुकी हूं, पिछले कालखंड में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यूरेनियम से नेपच्यूनियम बनाने का काम मनुष्य के द्वारा किया गया था। इसीलिए पहला कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, नेपच्यूनियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 93 होता है ना, 93 हो गया। अब कृत्रिम रूप से रेडियो एक्टिव तत्व का निर्माण करने से हमें क्या फायदे हैं। यदि कृत्रिम रूप से रेडियो एक्टिव तत्व को निर्माण किया जाता है तो इसमें हम ऊर्जा के वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित अल्फा कण की बौछार तो हम लोग को करनी है, वहां स्वतः तो नहीं हो रही है। जब स्वतः कणों की बौछार नहीं हो रही है तो मनुष्य के द्वारा की जा रही है, तो हम उसको नियंत्रित करके कणों की बौछार कर सकते हैं।
इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि इससे निकलने वाली ऊर्जा धीरे धीरे निकलेगी और हम उस ऊर्जा का उपयोग अच्छे कामों में कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रक्टिव माइंड है तो वो विनाशकारी बुद्धि का व्यक्ति है तो उसका काम विनाशकारी कार्यों में करेगा उस ऊर्जा का उपयोग, और अगर हम लोग हैं अच्छे सोच वाले लोग तो क्या करेंगे? हाँ, उसका सकारात्मक उपयोग करेंगे, है ना। तो ये हो गया कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। कृत्रिम रेडियो एक्टिवता के बाद एक और चीज आती है, वो है नाभिकीय अभिक्रियाओं का संतुलन। किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे? नाभिकीय अभिक्रिया को संतुलित करना। नाभिकीय अभिक्रिया का संतुलन। जैसा कि अपने को पता है, रासायनिक अभिक्रिया कोई भी लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब कोई दो तत्व या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करते हैं और नए यौगिकों का या तत्वों का निर्माण करते हैं, तो इस पूरी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है ना। नाभिकीय अभिक्रिया किसे कहेंगे? वो अभिक्रियाएं जो परमाणु के नाभिक की संख्या में परिवर्तन के द्वारा बनती हैं या प्रदर्शित होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? नाभिकीय अभिक्रिया। अर्थात नाभिकीय अभिक्रिया किसके ऊपर निर्भर है? नाभिकीय अभिक्रिया निर्भर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के ऊपर, क्योंकि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की संख्या लगभग बराबर है तो वे तत्व स्थायी हो जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में काफी अंतर है तो वे तत्व कैसे हो जाएंगे? अस्थायी हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल अपन फिर से देख लेते हैं, क्योंकि इसका संतुलन पढ़ना है ना। हाइड्रोजन धन ऑक्सीजन ये मिलके बनाते हैं पानी। सिंपल सा एग्जांपल, एकदम सरल सा उदाहरण। समीकरण को हमको संतुलित करना है तो क्या किया जाता है? ये जो एरो का चित्र है, इक्वल टू का निशान है, इस इक्वलिटी को एक पलड़े के समान मान सकते हैं। पलड़ा मतलब जो किराना सामान बेचते हैं उनके पास तराजू रहता है, तराजू में दो पलड़े रहते हैं, वैसे ही ये पलड़े का सेंटर। इसके इधर की संख्या परमाणुओं की और इसके इधर की संख्या बराबर होनी चाहिए, है ना। तो वही संख्या को हमको बराबर करना है। अब हम देखना चालू करें। ये है हाइड्रोजन, कितने परमाणु है इधर? हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु इधर भी हैं तो हाइड्रोजन संतुलित है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दो परमाणु इधर है, लेकिन ऑक्सीजन का केवल एक परमाणु है इधर, तो इधर दो है इधर एक है। संतुलित हुआ क्या? नहीं हुआ ना। इसको संतुलित करना है, हम यहाँ पे लगा देंगे दो। अगर हमने यहाँ दो लगा दिया तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें मालूम है पानी का सूत्र H2O है, मतलब ये गलत हो गया। तो हम क्या करते हैं? अणुओं की संख्या को बढ़ा देते हैं। अणुओं की संख्या बढ़ा देते हैं तो ये बन गया 2। तो ऑक्सीजन के दो परमाणु हो गए, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो गया? हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 परमाणु हो गए। पलड़े के इस साइड हाइड्रोजन के केवल 2 परमाणु थे, इस साइड पे 4। अब क्या करना पड़ेगा? इसको भी
4 बनाना है, तो 2 अणु बनेंगे तो 4 परमाणु बन गए, है ना। तो हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु यहां हो गए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु ये हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु ये हैं। इस तरीके से कोई भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कर लेते हैं। वैसे ही नाभिकीय अभिक्रियाओं को भी संतुलित करना है ना। तो नाभिकीय अभिक्रिया को संतुलित करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, कैसे अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। जैसे अपने को मालूम है यूरेनियम, यूरेनियम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या में काफी अंतर है। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में बहुत अधिक अंतर है तो वे तत्व कैसे हो गए, अस्थायी, और इसीलिए इनमें से कुछ किरणें निकलती हैं और तत्व को कब तक किरणें निकलेंगी, जब तक कि वो स्थायी तत्व ना बन जाए। आपको पढ़ा चुकी हूं समूह विस्थापन नियम और रेडियो एक्टिव विघटन, जिसमें मैंने बताया था कि विघटन श्रेणी, जिसमें ये बताया था कि तत्व कब तक के विघटित होगा, जब तक के कि कोई वो स्थायी नाभिक में परिवर्तित ना हो जाए। वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो रहा है यूरेनियम। अब किसी भी समीकरण को हमको संतुलित करना है। मान लीजिए हमारे पास M तत्व है, हाँ, इस M तत्व का परमाणु भार 94 और परमाणु क्रमांक 42 है। इसके ऊपर इसकी क्रिया कराई जाती है समस्थानिक से हाइड्रोजन के प्रोटॉन के द्वारा, है ना। जब इसमें प्रोटॉन की क्रिया करा रहे हैं क्या होगा, एक पदार्थ बनता है X, और साथ में और क्या चीज बनती है। तो जो X पदार्थ बन रहा है उसमें ये बताया हुआ है कि इसका परमाणु भार 95 है और परमाणु क्रमांक 43 है। तो 94 और ये 2 96 हो गया था, यहाँ 42 और ये 1 43 है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो ये हमको 95 ही मिल रहा है, लेकिन ये 96 के बदले 95 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 42 और 1 43 मिल रहा है ना। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो ये बन रहा है न्यूट्रॉन, यस बैलेंस हो गया। अब आपको संतुलित करने के लिए हो सकता है इसको हटा दिया जाए, हो सकता है इसको हटा दिया जाए, इसके बदले में ब्लैंक खाली स्थान दे दिया जाए। आपको उसको संतुलित करना होगा। दूसरा समीकरण और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसी में से लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था उसी में से कोई सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाइट्रोजन 14 7 प्लस डैश बन जाएगा, क्या बन रहा है, ऑक्सीजन 17 8 धन प्रोटॉन, ये दे दिया। अब आपके पास क्या है, इधर 14 है, इधर 17 और 1 18, यहाँ 14 है, कितना कम हो गया 4, यहाँ 7 है, यहाँ पे 8 और 1 9 है, कितना कम हो गया 2। कौन सा तत्व होगा, कौन सा कण होगा, अल्फा। ये तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरीके से भरना होगा, है ना। तो अगर आपको समीकरण संतुलित करने के लिए दिया जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लो, एक एग्जांपल अपन और ले लेते हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन का ही ले लेते हैं। नाइट्रोजन मतलब परमाणु क्रमांक 7 और 14 डैश, साथ में C14 6 प्लस H1, ये यहाँ पे 14 है और एक ये 15, यहाँ पे क्या हो गया, ये 14।
7, यहाँ पे 6 और 1 7, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। किसमें परिवर्तन हुआ? केवल परमाणु भार में। तो क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, भार में भर 1 की वृद्धि हो रही है। क्या बन जाएगा? n, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। देखिए इससे ही नाइट्रोजन से ही दोनों अभिक्रियाएं हो रही है, एक अल्फा कण के द्वारा हो रही है, एक न्यूट्रॉन के द्वारा हो रही है ना। तो इस तरीके से आपको अगर समीकरण संतुलित करने के लिए परीक्षा में आता है या आपको कभी संतुलित करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे परमाणु भार को जोड़ लीजिए, परमाणु क्रमांक को जोड़ लीजिए, इधर के परमाणु भार और परमाणु क्रमांक को जोड़ लीजिए, और जो भी संख्या बच जा रही है उसके आधार पे आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। इसके बदले यहाँ पे भी तो बोल सकता था, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकते हैं, खाली स्थान आपको उधर भी दे सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, 14 और 1 15 है, यहाँ 14 है तो ये 1 आ गया, 7 0 है तो 7 का 7 है, तो यहाँ 1 है तो ये 1 आ गया। इस तरीके से आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? थैंक यू।